Hi, hello everyone. This is CA Krishna Bhojani and yes, welcome back to my channel. So, कंसेप्ट क्लैरिटी सीरीज में आज हमारा टॉपिक होने वाला है एग्जेम्पशन चैप्टर में जो एक एंट्री थी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी एक कंफ्यूजिंग लगती है कि कभी एग्जेम्प्ट है, किसी में टैक्सेबल है, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है एंड इस जो भी सीरीज है, मतलब जो भी आपका ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय है और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है, वो हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो एग्जेम्पशन चैप्टर में जो सीरीज दी हुई है, अब अगर आप लोग ये समझते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है तो वो एग्जेम्प्ट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इसमें कंडीशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। तो देखो, वैसे इन जनरल गवर्नमेंट जो सर्विस देती है ना सर, वो एग्जेम्प्ट है, ओके। लेकिन सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ टैक्सेबल भी है। तो देखो क्या लिखा है, नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नॉट ऑल सर्विसेज, ओके। लेकिन हाँ, कुछ सर्विसेज ऐसी है जो नीचे वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने इसमें कैसा बनाया है, सबसे पहले तो अपन बाय ट्रेन देखेंगे, फिर बाय एयर, बाय रोड एंड अदर सर्विसेज। तो ये एक मैप बना के रखना दिमाग में, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड और अदर सर्विसेज। ठीक है, सो नाउ बाय ट्रेन। बाय ट्रेन वाले में मतलब एक न्यूमोनिक जैसा, मतलब न्यूमोनिक नहीं बोलना चाहिए, ऐसे याद रखने के लिए मैंने बनाया। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दैट इज इंडियन रेलवेज। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बट इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ये सारे कुछ जो है वो क्या है, जिसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लगता है। तो क्या एग्जेम्प्ट है एग्जैक्टली? तो ये देखो, PIBO, ऐसा भी याद कर सकते हो आप, पीबो। ठीक है, क्या लिखा है, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट में जिसमें एनवेलप्स होता है ना, अगर वो 10 ग्राम से कम हुआ, लेस देन 10 ग्राम्स हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सर्विसेज जैसे कि आपका स्पीड पोस्ट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये सब एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, इन सब में जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, बिकॉज इसमें काफी प्राइवेट कंपनियां भी होती है, राइट, सारी गवर्नमेंट नहीं होती है ना। तो अदर सर्विसेज विच इंक्लूड स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, एक्सप्रेस पार्सल, इज इन विच जीएसटी इज लेविएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके ओके, डन मैम। सो ध्यान रखोगे, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसमें जो PIBO है वो आपका एग्जेम्प्ट है ना। बाकी सर्विसेज क्या है आपकी, FCM में टैक्सेबल है। ठीक है, GST FCM, ओके। और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी टैक्सेबल है, भी टैक्सेबल है। देखो, पूरा पूरा इन लोग एग्जेम्प्ट नहीं रखे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसको टैक्सेबल में डाले, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवेज को। एंड आगे मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को कि कुछ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की क्या है सर, एग्जेम्प्ट है। ओके, सो फुल्ली इट इज नॉट टैक्सेबल एंड फुल्ली इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। ओके, तो एक्सेप्शंस आर देयर वेयर दीज सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, राइट। सो अपन ने क्या पढ़ लिया, बाय ट्रेन पढ़ लिया, बाय एयर। तो अगर गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज है, एयरक्राफ्ट के रिलेटेड, वेसल के रिलेटेड, उनकी कंपनीज को दे रहे, रिपेयर्स का कोई भी सर्विस दे रहे, ठीक है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, द प्रीसीन्स ऑफ एन एयरपोर्ट, ओके, एयरपोर्ट और अ पोर्ट। और साथ में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स है, ये दोनों भी अगर गवर्नमेंट देता है तो उसमें क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लगेगा। समझ आई बात? ठीक है, सो ये क्या होगा, बाय एयर हो गया और बाय रोड हो गया। ये तीनों के बाद अपन पढ़ते हैं अदर सर्विसेज। इन सब के अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज है, ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी, तो ध्यान से सुनना। एनी सर्विस, कोई भी सर्विस बट अदर देन सर्विसेज कवर्ड अबव। अबव बोले तो ये जितनी भी सर्विस कवर की गई है ना, इसका ये प्रोविजन है, ये इधर नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए बोल दिया कि अदर देन सर्विसेज कवर्ड अबव एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये सारी सर्विस के अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज है, उसमें आपको पहले चेक करना है कि जो सप्लायर विच इज द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने
बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दिया है ना, तो आपको चेक करना है कि उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना है। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी रजिस्ट्रेशन लिमिट होती है उससे भी कम होगा, छोटी होगी कंपनी वो, ठीक है, छोटा बिजनेस एंटिटी होगा, तो क्या हो जाएगा सर, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहा, उस केस में क्या होगा, तब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला तो अगर सप्लायर आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, सप्लायर गवर्नमेंट है और बिजनेस एंटिटी भी अगर कोई गवर्नमेंट है तो ऑटोमेटिकली वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सप्लायर भी गवर्नमेंट, रेसिपिएंट भी गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट, ठीक है, ये हो गया एग्जेम्प्ट। अब इसी केस में मतलब पिछले साल का टर्नओवर अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहता है तो आपको कंसिडरेशन देखना है उसमें कितना इन्वॉल्व है। अगर पैसा 5,000 से कम है, छोटा अमाउंट है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर पैसा 5,000 से ज्यादा अमाउंट का है तो उसमें क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, जिसमें ये जो बिजनेस एंटिटी है ना ये टैक्स पे करेगी। समझ आई बात? देखो फिर से एक बार, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड। सो बाय ट्रेन में हमने क्या पढ़ा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और अपना इंडियन रेलवेज, राइट। इंडियन रेलवेज का भी सब टैक्सेबल है मानना है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अपन ने बस ये पढ़ा विच इज एग्जेम्प्ट, और बाकी जीएसटी एफसीएम में टैक्सेबल है। ये सब पूरा क्या है, टैक्सेबल है, ओके। और उसके बाद अपन ने पढ़ा अदर सर्विसेज, अदर देन दीज सर्विसेज एंड व्हाट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दिया है और उस बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का जो टर्नओवर है वो एकदम कम है, रजिस्ट्रेशन लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर क्रॉस कर दिया है बट सामने वाला भी अपना गवर्नमेंट ही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर कंसिडरेशन अगर गवर्नमेंट नहीं है और उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कंसिडरेशन 5,000 से कम है क्या, अगर है तो एग्जेम्प्ट, अगर ज्यादा है तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज आरसीएम, ठीक है, ओके। अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई रेसिपिएंट होता है तो वो भी चुपचाप से क्या कर देना है, आपको एग्जेम्प्ट कर देना है, ठीक है। अभी अपन आते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। क्या लिखा है यहां पर देखो, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम रहा या फिर उसके बराबर रहा तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब आगे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन द सर्विस इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि हर बार अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम रहा तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। उसका एक्सेप्शन है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस वाला। क्या बोलता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस, अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ये आपने उसमें एंट्री नंबर 55A में भी पढ़ा होगा, चार्ज ऑफ जीएसटी वाले सेक्शन में, चैप्टर में। अगर सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। बट अगर सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, आपका एफसीएम लगेगा, ओके। अब इन दोनों में भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी आप एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम कर सकते हो, बट आपको चेक करना है अगर दोनों में ही, मतलब अगर आपका आरसीएम लग रहा है फिर आप चेक करो आपका अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। अगर अप टू 5,000 का अमाउंट है ना तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, भले वो एफसीएम वाला भी केस हो। आपका 5,000 तक का अमाउंट है ना तो पूरे में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट एग्जांपल दे रही हूं, गवर्नमेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देता है 4,000 पर ईयर की वैल्यू के हिसाब से तो ये आपको एग्जेम्प्ट कर देना है। फिर चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे उसमें आरसीएम लगता हो, चाहे उसमें एफसीएम लगता हो, डजंट मैटर, ठीक है। 5,000 से कम है ना पर ईयर, यू हैव टू पुट इट एज व्हाट, एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। सो ये पूरे अपने सर्विसेज हो गए। अभी बाकी छोटे छोटे जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। आ जाओ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अगर रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, देखो वन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सीजीएसडी टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसटी, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आपका ये आपने शुरू से सप्लाई चैप्टर से पढ़ा होगा कि अगर सर्विस गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W एंड पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, किनको दे रही है ये वाली सर्विस गवर्नमेंट? पीएसयूज, प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज, इसमें आपका आरसीएम लगेगा, इसमें आपका आरसीएम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट दैट इज सीजीएचजी यूटीएलए बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। अगर गवर्नमेंट आपका कोई जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको टॉलरेट भी करती है, उसको भी एज अ सर्विस ही मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, एंड वो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने सर्विस दिया है वो क्या माना जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर फाइन्स आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, है ना, और वो आपका टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है देखो, अगर ओल्ड एज होम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई एंटिटी जो कि 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है ना, वो अगर कोई ओल्ड एज होम जो है वो रन करती है, ठीक है, और ये वाली सर्विस किसको देती है? रेसिडेंट्स को। बट उनकी एज आपको चेक करनी है, कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। और कंसिडरेशन कितना लेंगे उन लोग? 25,000 पर मंथ या फिर या फिर नहीं, 25,000 पर मंथ पर मेंबर। एक मेंबर से एक महीने का 25,000 अगर लेंगे, कौन सी सर्विस का? ओल्ड एज होम वाली सर्विस का। और जो रेसिडेंट्स है उनकी एज कितनी रहेगी? 60 साल से ज्यादा की रहेगी, ठीक है। प्रोवाइडेड ये जो 25,000 है ना, जो भी मतलब कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा, इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। ये सारे चार्जेस इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। तो अगर ये दोनों के सेटिस्फाइड है तो ये सर्विस भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? पक्का, ठीक है। अभी अपन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले, जो अपन ने एक्सेप्शन में पढ़ रखा था कि ये जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बट इसकी कुछ 3 सर्विसेज ऐसी है जो कि क्या है? आपका एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस है? देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दैट इज इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स। किस तरीके की सर्विस? सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, ठीक है, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम या फिर जो वेटिंग रूम की सर्विस होती है, क्लोक रूम सर्विसेज आपने देखा होगा जहां पे सामान को रखवाया जाता है थोड़े, मतलब अगर आपको मान लो सुबह से शाम तक के लिए सामान रखवाना है, वापस आपकी शाम की ट्रेन है, तो आप वहां पे क्लोक रूम में अपना सामान लॉकर में रखवा सकते हो, ठीक है। तो वो सर्विस भी क्या है? आपकी एग्जेम्प्ट होती है। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, जो कार जो छोटी होती है उनका सामान ले जाना है या फिर किसी ओल्ड एज पर्सन को ले जाना है, तो वो वाली सर्विस भी क्या है? आपकी एग्जेम्प्ट होती है। ऑफ व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगर कोई एक जोन या फिर डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो किसी दूसरे डिवीजन या फिर जोन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कोई सर्विस देता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। डन। अब बात करते हैं एक और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विस के बारे में, जिसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कोई सर्विस देता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए कोई बिजनेस एंटिटी रन की गई हो, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी बनाई गई हो, सो कोई भी सर्विस अगर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ allowing Ministry of Railways, Indian Railways, that is Indian Railways like this, just a second. Of allowing Ministry of Railways to use the infrastructure built and owned by them. SPVs का अगर मान लो कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होगा, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसको यूज करने अलाउ कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। देखो, अलाउिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय देम ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड अगेंस्ट कंसिडरेशन एंड सर्विस ऑफ मेंटेनेंस सप्लाइड बाय। कंसिडरेशन के रूप में क्या ले रही है वो? कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना, ठीक है, और पूरा मेंटेनेंस करके रखना, ये सारे अगेंस्ट क्या ले रही है? वो कंसिडरेशन ले रही है। सप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एसपीवीज इन रिलेशन टू द साइड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय एसपीवीज ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड अगेंस्ट व्हाट? कंसिडरेशन। सो ये वाली सर्विस भी क्या हो जाएगी? आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आपको बस इसमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। ये 4 सर्विसेज ध्यान रखना, ये वाली एक दूसरे को अगर सर्विस देते हैं, एक जोन या फिर डिवीजन को, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एसपीवी अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कोई सर्विस देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देता है और अगेंस्ट वो क्या मांगता है कि आप इसका ध्यान रखना, मेंटेनेंस करना, ये सारी चीजें, तो ये तीनों ही सर्विस क्या है? आपकी एग्जेम्प्ट है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज,
ठीक है। उसके बाद अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी जॉब फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है किसी भी जॉब के लिए, है ना, या फिर वो टेस्ट करती है कैलिब्रेशन सेफ्टी, अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे पहले पूरी वर्कर्स की सेफ्टी चेक करनी है, ये सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये सारी सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके ओके सर, ओके मैम। उसके बाद क्या लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट by way of assignment of right to use of natural resources to an individual farmer। अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल फार्मर को क्या प्रोवाइड करता है, नेचुरल रिसोर्सेस यूज करने का राइट प्रोवाइड करता है, फॉर व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्सेस टैक्सेबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो ये भी सर्विस क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट हो जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग और सच अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। अगर आफ्टर ऑफिस आवर्स काम हो रहा है, किस रिलेशन में, कौन सी ड्यूटी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली ड्यूटी में, ठीक है, चाहे वो इंस्पेक्शन करना हो, चाहे वो लॉजिंग हो, चाहे वो पैकिंग हो, कुछ भी अगर काम होता है रिलेटिंग टू व्हाट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उस केस में ये जो गवर्नमेंट ओवर टाइम अपनी सर्विस देता है बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर्स, है ना, आफ्टर ऑफिस आवर्स काम करवाता है, तो वो क्या चार्जेस ऑन पेमेंट वो देगा ना, ओवर टाइम चार्जेस, तो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, जिसमें वो जीएसटी नहीं लगाएगा। समझ आई बात? ओके डन। अब आते सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को क्या असाइन किया जा रहा है, राइट टू कलेक्ट द रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी अगर एक्सेस रॉयल्टी है, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूं, जस्ट अ सेकेंड, लाइक दिस, देखो ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपका माइनिंग ऑपरेटर है ना, आपने इनको माइनिंग की राइट्स दिए हुए कि वो माइनिंग कर सकता है, और इसके अगेंस्ट माइनिंग जो ऑपरेटर है वो आपको क्या देगा, मतलब गवर्नमेंट को क्या देगा, फिक्स्ड रेंट देगा, है ना, और रॉयल्टी भी देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि गवर्नमेंट को चाहिए एकदम फिक्स्ड रॉयल्टी चाहिए, ठीक है। सो माइनिंग ऑपरेटर ने मान लो जो ERCC एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को रॉयल्टी दे दी, है ना, जितनी भी बनेगी, और उसमें जीएसटी माइनिंग ऑपरेटर ने जो ERCC ने जो है वो क्या कर दिया, पे कर दिया। अब आगे चल के अगर ERCC जो है इसने अगर गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे किया, है ना, जो फिक्स्ड रॉयल्टी है वो अगर इसने पे किया, तो इस पे जीएसटी लगेगा क्या सर? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। समझ आई बात? तो क्या लिखा है, मान लो 50 लाख माइनिंग ऑपरेटर ने जो है उसमें पे कर दिया था जीएसटी ऑन 50 लाख अंडर आरसीएम, तो अब ये जो 45 लाख का फिक्स्ड अमाउंट ERCC गवर्नमेंट को देता है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है ना, एक्सेस, तो ये ERCC अब इसमें क्या जीएसटी लगेगा क्या सर? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। सो नो टैक्स बाय एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। समझ आई बात? बस इतनी सी छोटी सी बात ध्यान रखना ERCC वाली। ओके, अब आ जाओ आप आगे। तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी एग्जेम्प्ट कितना होगा, अप टू द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर्स। जैसे कि ERCC का जो जीएसटी अमाउंट आ रहा था मान लो 20 रुपीज आ रहा था, ठीक है और अगर माइनिंग लीज होल्डर ने 30 रुपीज का पे कर दिया, तो ERCC ने जितना भी पे किया होगा ना सर, वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? अगर मान लो कि ये भी आपका 30 होता, तो अप टू 30 वो क्या होता, एग्जेम्प्ट ही होता, राइट। इससे ऊपर अगर जाता, जैसे 40 जाता, तो 10 क्या हो जाता, आपका डिफरेंशियल टैक्सेबल हो जाता। समझ आई बात? बस इतना ही है। अब आ जाओ आप रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। सर्विसेज बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड अंडर द RCI एक्ट 1992 बाय रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग, ये सारी जो सर्विसेज दी जाती है ना, इज कवर्ड बाय द सेड एक्ट एट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सब भी क्या हो जाएगा सर, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, सो वो क्या हो जाएगा आपका
ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। अगर उन्होंने क्या दिया है, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सर्विस भी अगर दी है ये चीजें प्रोवाइड करने की, तो दिस विल ऑल्सो बी व्हाट एग्जेम्प्ट। ओके, अगर गवर्नमेंट ने लोन्स को गारंटी किया है, जो लोन्स उनके अंडरटेकिंग या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इन्होंने जो लोन्स लिए जिसपे किसने गारंटी दिया है, गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है ना, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट ओनली। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी ओनली। सो ये वाली गारंटी की भी सर्विस क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाने वाली है। आई बात समझ में? यस मैम, आ चुकी है मुझे बात समझ में। वाओ, ये पूरा सर्विस गवर्नमेंट का हो चुका है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, फिनिश। फटाफट से 2 मिनट का है बस, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। इसमें क्या बोलता है सर, कोई भी प्योर सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को मिलती है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बट गवर्नमेंटल एजेंसी, गवर्नमेंट एंटिटी को नहीं। ठीक है, आर्टिकल 243G पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाला आर्टिकल 243W, इसके रिगार्डिंग अगर प्योर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स की वैल्यू जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मान लो टोटल सर्विस और गुड्स की वैल्यू जो है वो मिलाकर 10,000 दी जा रही है गवर्नमेंट को, तो उसमें से 2500 जितने गुड्स की वैल्यू एग्जेम्प्ट कर देंगे, बट उससे ज्यादा क्या रहेगा, पूरा वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू। ओके, डन। अब आ जाओ उसके बाद दूसरी सर्विस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। ये सारी सर्विस भी अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को मिलती है, सो दिस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। एंड जो फेयर प्राइस शॉप्स की जो सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट को जो मिलती है, चाहे वो फूड ग्रेन्स बेचना हो, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल, अंडर व्हाट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। सो पीडीएस के अंडर अगर कुछ फेयर शॉप्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, तो वो क्या हो जाता है आपका, एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मान लो कोई भी इंश्योरेंस स्कीम अगर प्रोवाइड की जाती है ना, किसको, गवर्नमेंट को, और जिसमें गवर्नमेंट पूरा प्रीमियम पे करता है, ऑब्वियसली अगर वो ये रेसिपिएंट है तो यही तो प्रीमियम पे करेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, यस। अब सर्विसेज अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है जिसमें 75% या फिर उससे ज्यादा का टोटल एक्सपेंस का 75% या फिर उससे ज्यादा कौन बॉर्न कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो उस केस में वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इजी है बहुत। बाय वाला जो है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वो थोड़ा टिपिकल है, बट इसमें सिर्फ 4 से 5 आपको ध्यान रखना है और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सर्विसेज हो गया, कंपोजिट में 25% जो है वो गुड्स की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये जो सारी वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ जो है, ये सर्विस अगर गवर्नमेंट को मिलती है, एग्जेम्प्ट है। फेयर प्राइस शॉप वाला, इंश्योरेंस वाला और ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला। समझ आ गई बात? डन। आई होप कि ये दोनों भी सर्विसेज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड यस, ऐसे और कंसेप्ट क्लैरिटी सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा और क्या सजेशंस है और क्या डाउट्स है, वो सारी चीजें मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।